नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र वैश्ला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। एक बात और कहना चाहूँगा भाई, अगर किसी भाई ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ये जो आज का और पिछला वीडियो है, दोनों मिलाकर जो पॉलिटी का बेसिक है उसको क्लियर करेगा। अगर आपके ये दोनों क्लियर हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी है क्या। इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे वो आपको क्लियर समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर किसी भाई ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा, इसका जो इसमें हमने लिखा पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो कल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने आई बटन में देखिए भाई, इस वीडियो को जरूर देखिए, तब दूसरा देखिए और उसके बाद फिर कुछ भी देखते रहिए, सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो कल हमने बताया सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। व्यवस्थापिका का कानून को बनाना। और न्यायपालिका का क्या था? कानून को के मतलब उल्लंघन पर दंड देना। ठीक है। तो मेन चीज था, तीनों का हमने बता दिया। इसके बाद हमने फिर कार्यपालिका में बताया कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है। न्यायपालिका में बताया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आ जाते हैं। और फिर आ जाते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में हमारे आ जाती है संसद। ठीक है। जब हम संसद की बात करते हैं तो याद रखना, हमने 2 स्तर पर बताया था कि राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। तो पहली बात भाई, ध्यान से सुनना इस चीज को, हमारे देश में 2 स्तर पर शासन चल रहा है। बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो छोटे लेवल पर भी आ जाता है, ग्राम पंचायतें वगैरह भी आते हैं, लेकिन हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। एक देश का शासन है जिसको चलाती है संसद। दूसरा है राज्य का शासन जिसको चलाता है विधानमंडल। ठीक है। तो अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि संसद में क्या होता है, विधानमंडल में क्या होता है। तो इसका मतलब हम दोनों को एक साथ करके चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोनों सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा संसद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली। अब संसद मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट। संसद का मतलब पार्लियामेंट। तो जो संसद है, अगर हम बात करें भारत में संसद कब बनी, तो भारत में संसद की जो पहली बैठक होती है वो होती है 13 मई 1952 को। ध्यान से देखना भाई, इसके बाद हम फिर संसद में घुसेंगे। ठीक है। संसद की पहली बैठक होती है, हम पढ़ते हैं 13 मई 1952 को। ठीक। लेकिन अब ध्यान से, जो बहुत अच्छा सवाल है, हमारे यहां पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो संसद द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। दूसरा, हमारे यहां पर संविधान संशोधन कौन करता है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको? संसद को है। हम पढ़ते हैं कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, लेकिन हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने चुने? फिर संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। तो जो पहला संशोधन था, संविधान का जो पहला संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, वो 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। तो ये जो 1951 में हुआ, तो संसद तो हमारी 52 में बनती है, फिर ये कैसे हो गया भाई संशोधन? फिर किसने चेंज कर दिया? तो क्या इससे पहले क्या स्थिति थी? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता भाई। 15 अगस्त 1947 से 1952 तक, यानी क्या 5 वर्ष संसद ही नहीं थी? 5 वर्ष तक शासन कैसे चल रहा था? ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहेंगे। तो जब हम संसद की बात करते हैं, क्योंकि फिर आगे जब संसद में आएगा तो फिर ये होना चाहिए कि हम पढ़ना किसके बारे में शुरू कर रहे हैं, हमें पढ़ना किसके बारे में। तो उसको स्पष्ट करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई 17 नवंबर 1947, ठीक है, 17 नवंबर 1947 से भारत में संसद का अस्तित्व है।
ये डेट ध्यान रखना। 17 नवंबर 1947 से भारत में संसद का अस्तित्व है, लेकिन हम ही ये कह रहे हैं कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसमें अंतर है भाई, ध्यान से सुनो। हमारे यहां पर जो हमने संविधान सभा बताई, उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम अपने ऊपर ले रखा था, लेकिन जब देश को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है, 3 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद, स्वतंत्रता के 3 महीने बाद जो हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, ये क्या हो जाती है, ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती है, इंटरनल पार्लियामेंट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो संविधान सभा अंतरिम संसद का भी काम करती है, कब से? 17 नवंबर 1947 से। अब अंतरिम संसद का पूरे वही मतलब सारी पावर मिली हुई थी जो वर्तमान में संसद को मिली हुई है। इसी अंतरिम संसद ने संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया। जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को इसी अंतरिम संसद ने, यानी संविधान सभा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। ठीक है, एक बात और, जो संविधान सभा होती थी तो ये 2 रूपों में काम कर रही थी। 2 रूपों में काम क्या कर रही थी? ये एक संविधान बनाने के रूप में काम कर रही थी, और जब ये संविधान बनाने का काम करती थी उस समय इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष हुआ करते थे भाई, समझ में आ गया? तो अंतरिम संसद के रूप में अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों काम कर रही थी। तो 17 नवंबर 1947 से अंतरिम संसद का काम कर रही थी संविधान सभा। याद रखना, उस समय इस अंतरिम संसद में एक सदन था। सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से मैं पुराने टाइम में पहुंच गया, सिर्फ एक वर्ड को क्लियर करने की वजह से। मैंने जो लिखा हुआ था संसद विधानमंडल लिख दिया था, उससे फिर बैक लगाया इस एक को समझाने के लिए। ठीक है, तो पहले जो है शुरुआत के समय में भारत की संसद में एक सदन रहा, और यहां पर आकर 1952 से कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। सदन का मतलब अगर इंग्लिश वर्जन वाले तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं जिनको भाई। ठीक है, यहां पर एक सदन, यहां पर 2 सदन हो गए। ठीक, तो इसका मतलब भारत की संसद कुछ समय एक सदन के रूप में भी काम किया था। अब द्विसदनात्मक संसद है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं, कल मैंने आपसे, कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार के अंग, राज्य के अंग तो बताए थे हमने 4 होते हैं, ये भी बताया था कल की वीडियो में। सरकार के अंग कितने भैया? 3। संसद के अंग पूछे तो, संसद यानी पार्लियामेंट, संसद के अंग पूछे तो 3, और संसद के सदन पूछे तो 2। ये कई बार रिपीट होते हैं भाई, और बहुत सारे भाइयों को परेशान भी करते हैं। ठीक है, सरकार के अंग 3, संसद के अंग 3, संसद के सदन है 2, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है 2। ठीक है, आ जाते हैं भाई, अब आ जाते हैं वहां पर, उसके बारे में भी हम डिटेल में लेकर चलेंगे। तो जैसा मैंने बताया, भारत का शासन मुख्य रूप से 2 स्तर पर चल रहा है, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर भारत का शासन संभालती है संसद, राज्य स्तर पर संभालता है विधानमंडल। ये बिल्कुल क्लियर करना भाई आपको। संसद के 3 अंग बताए हमने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलने के बाद ही संसद बनती है। अनुच्छेद 79 यही कहता है सर। अनुच्छेद पर ध्यान मत देना, भी सभी आ जाएंगे आपके सामने। विधानसभा, विधान परिषद,
और राज्यपाल। अगर ये चीज समझ में आ गई, ये मैप क्लियर हो गया, तो समझो पॉलिटी आपके दिमाग में घुसना शुरू हो गई। जो नहीं जानते उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हैं। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, देश का स्तर पर संसद, एक स्टेट के, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानमंडल। ठीक है, दूसरी बात, जो काम, जो हैसियत लोकसभा की पूरे देश में भारत के लिहाज से लोकसभा है, वही हैसियत उत्तर प्रदेश में विधानसभा की है। या भारत में लोकसभा है तो बिहार में विधानसभा है, असम में विधानसभा, मणिपुर में विधानसभा है। जो हैसियत राज्यसभा की पूरे देश में, ऐसी एक विधान परिषद की हैसियत होती है एक राज्य में। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर में, अब तो जम्मू कश्मीर कैंसिल ही कर दीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना की बात करते हैं, लेकिन अभी आंध्रा ने भंग करने की बात कर दी है। जो हैसियत पूरे देश में राष्ट्रपति की है, वही हैसियत एक राज्य में राज्यपाल की है। ठीक है भाई, ये एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं इनको, तो आपकी तैयारी साथ के साथ इनकी भी चल रही है। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वही सेम चीज राज्यपाल के बारे में लागू हो रही है। अगर हम लोकसभा के बारे में बोल रहे हैं तो वही विधानसभा में है। जो अंतर होगा वो हम आपको बताएंगे भाई। अंतर है थोड़े बहुत, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम बताएंगे। अगर नहीं बता रहे तो वो सेम माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, पहले इनको समझना जरूरी है। देखिए बहुत सारे जो आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, तो वो सोचते राज्यसभा तो एक राज्य को प्रतिनिधित्व करती होगी, लेकिन राज्यसभा देखिए, नाम राज्यसभा, लेकिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है भाई। ठीक है, तो पहले इनको थोड़ा समझते हैं। देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें बोलते हैं एमपी, राज्यसभा के सदस्य को बोलते हैं एमपी, विधानसभा के सदस्य को एमएलए। यहां पर काम नहीं कर रहा है, एमएलए। विधानसभा में एमएलए, विधान परिषद में एमएलसी। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर, वो प्रेसिडेंट हो गया भाई। देखिए अब ध्यान से सुनते हैं। एमपी, एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, बहुत सारी बार ये भी पूछा गया एमपी की फुल फॉर्म क्या है। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे एमपी बोलते हैं। एमपी का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि लोकसभा में जो सारे सदस्य होते हैं वो सारे मिनिस्टर थोड़ी होते हैं, मेंबर होते हैं, उनमें से कुछ को मिनिस्टर चुना जाता है। तो इसलिए एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन फुल फॉर्म को भी लिखवा देंगे, रुक जाइए अभी। पहले लोकसभा की बात करते हैं। एमपी, जो लोकसभा का सदस्य एमपी होता है, उसका चुनाव हम और आप जैसे 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग मतदान के द्वारा करते हैं। यानी पूरे देश में जब एमपी का चुनाव होता है लोकसभा के लिए, याद रखना लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, तो उसमें आम जनता हिस्सा लेती है। 18 वर्ष से जिसकी ज़्यादा उम्र है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, वो उसमें वोट डालते हैं भाई। किसके चुनाव में? एमपी। ठीक है, इसके बाद एमएलए का चुनाव भी आम जनता द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग इसका भी चुनाव करते हैं। तो इन दोनों का चुनाव आम जनता करती है। एमएलसी का चुनाव अलग अलग तरह से होता है। इसमें कई कंडीशन है, जब विधान परिषद के बारे में आएगी तो हम बताएंगे। इसमें आम जनता नहीं होती, कुछ स्नातक होते हैं, कुछ अलग अलग मेंबर्स होते हैं, कुछ राज्यपाल मनोनीत करता है, वो सब होते हैं। विधान परिषद में वो क्लियर होगा। एमपी ये जो है इनकी बात करते हैं हम। एमपी यानी राज्यसभा के सदस्य। ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है। इसके लिए आम जनता, इसके लिए आम जनता, इसके लिए एमएलए। तो विधायक जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ गया? अभी और डिटेल में जाएंगे हम, पहले समझ लीजिए बस। ये आम जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी। इसको भी आम जनता नहीं चुन रही, इनको भी आम जनता नहीं चुन रही। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में भी डिटेल में आ जाएगा। राष्ट्रपति का तो पूरा ही चैप्टर चलना है। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव में ये भी हिस्सा लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये नहीं लेते। ठीक है, और इनमें भी जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वो हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पर सेम हो गया, इनका समझ में आ गया होगा। अब इनका एक और चीज हम क्लियर कर देते हैं भाई, देखिए हल्का सा इसको भी, विधानसभा वगैरह को भी क्लियर कर देते हैं। ये जो एमपी होते हैं लोकसभा वाले, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, लोकसभा वाले होते हैं, ये जो हैं मिलकर पीएम बनाते हैं। ये जिसको चाहेंगे वो पीएम बनेगा। तो जो मेजॉरिटी होगी इन एमपी में, जो मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगा, आधे, कम से कम आधे याद रखना, वो मिलकर पीएम बनाएंगे। और एमएलए मिलकर क्या बनाते हैं? सीएम बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इनका पीएम बनाने से कोई वास्ता नहीं, इनका सीएम बनाने से कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ कानून बनाने में काम करते हैं, लेकिन इनको पीएम किसको बनाया जाएगा, इन एमपी को कोई मतलब नहीं है। सीएम किसको बनाया जाएगा, इन एमएलसी को कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ये सब चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन्हीं को नहीं जान पाएंगे तो गड़बड़ रहेगी भाई। फिर से देखते हैं अब हमने क्या क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा था इसलिए हटा दिया हमने। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, और ये राष्ट्रपति की। तो हमने बताया कि अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो वही विधानसभा पर लागू है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो वही विधान परिषद पर लागू है, राष्ट्रपति राज्यपाल के जैसा मानते हैं। अब आ जाते हैं लोकसभा। देखिए जैसा कि हमने बताया, लोकसभा में एमपी होते हैं वो पीएम बनाते हैं, और विधानसभा के एमएलए सीएम बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति में सबसे पहला जो सवाल बनता है, इनके लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम यानी मिनिमम एज, इसके लिए 25 है, याद रखना भाई, इसके लिए 30 है और इसके लिए 35 है। 5-5 साल जोड़ते चले जाइए। ऐसे ही नीचे आना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, 25, 30, 35, 25, 30, 35। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ अब आप समझकर क्या चलेंगे, एमपी बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 साल, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष, इसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष। सिर्फ विधान परिषद और राज्यसभा पर 30 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35 वर्ष है भाई न्यूनतम आयु। एक चीज और, जब हम न्यूनतम आयु पढ़ चुके, मैं इसको हटा देता हूं। अब मेरा एक सवाल उठता है आपसे कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो भाई जिनके दिमाग में आंसर 35 आ रहा वो गलत है। मैंने क्या कहा, अधिकतम आयु। इन सभी के लिए अधिकतम आयु निश्चित नहीं है, याद रखना, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, निश्चित नहीं है। ठीक है, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी हो, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, सिर्फ न्यूनतम आयु है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और सवाल उठता है, हमने इनकी आयु बता दी, ये जो आयु है ये बहुत सारे भाइयों को परेशान करती है। अगर आपको के हल्का सा दिमाग में बैठ जाएगा 25, 30, 35, 25, 30, 35, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसीलिए मैंने इस सीरीज में लिखवाया है। इसके बाद आता है भाई कार्यकाल। कार्यकाल यानी टेन्योर कितना है? लोकसभा 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष, और क्या बोलते हैं विधानसभा 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो यहां पर ट्विस्ट आता भाई। यहां पर देखना, सदन यानी हाउस, सदन का कार्यकाल है स्थायी, और सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। अब 3 तरह से सवाल बनता भाई यहां पर, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना। ये तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, सभी का कितना भैया?
5 वर्ष। ठीक, सिर्फ राज्यसभा का पूछे तो स्थायी सदन है और सदस्य का पूछे तो 6 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा सवाल बनता है। पहला सवाल बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। सदन वगैरह कुछ नहीं लिखा, सदन मतलब हाउस, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पूछ रहा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। ओके, स्थायी सदन है। दूसरा सवाल, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरा सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया 6 वर्ष होता है। समझ में आ गया? राज्यसभा का स्थायी, राज्यसभा के सभापति का 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष होता है भाई। ये क्लियर है? ओके, इसके बाद एक और देखिए, राज्यसभा को, सॉरी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, पहली बात। इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह सकते हो। एक बात और है भाई, ये जो हमने शुरू में लिखे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की परिषद, काउंसिल मतलब परिषद, राज्यों की परिषद, और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो थे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने नाम यही थे भाई। ध्यान से सुनना। बात है 1954 में। 1954 में हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम बदलकर लोकसभा किया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। 1954 में हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम बदलकर लोकसभा किया गया। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। ये भी क्लियर है? ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चीज और ध्यान रखना, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन की संसद है उसके 2 नाम हैं। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद के 2 नाम है। तो मतलब संसद के 2 सदन हैं। तो जैसा वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है ऐसा ही भारत में राज्यसभा है, और जैसा वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ऐसी भारत में राज्यसभा है। तो अगर राज्यसभा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ जाए, पूछा जाए पुराना नाम क्या था राज्यसभा का, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या दूसरा ये पूछ सकते हैं भारत की राज्यसभा ब्रिटेन के में किसके समतुल्य है, समकक्ष है, ठीक है, इक्वल है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्वल है भाई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? ओके भाई, 1954 में इसके नाम बदले गए थे। अब इसके बाद आता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में हमारी बात चल रही है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस। ठीक है, इसको अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहा जाता है। अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है। दूसरा, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। ये भी क्लियर है भैया? एक बात और भाई, अब देखिए कितने नाम हो गए, लोकसभा, निम्न सदन, प्रथम सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, राज्यसभा, उच्च सदन, द्वितीय सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये भी क्लियर? दिल्ली पुलिस ने ही पूछा था भाई सवाल, दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था सवाल कि किसी राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है। आंसर क्या होगा भाई? राज्य का पूछ रहा है, केंद्र का नहीं पूछ रहा। किसी राज्य का उच्च सदन विधान परिषद होती है, क्योंकि मैंने बताया जो राज्यसभा वही विधान परिषद है, जो लोकसभा वही विधानसभा है। ठीक है, किसी राज्य का उच्च सदन क्या होती है? विधान परिषद। किसी राज्य का निम्न सदन क्या होती है? विधानसभा। राज्य में विधानसभा और इधर करे तो विधान परिषद, उच्च पूछे तो। ये भी क्लियर हो गया भाई? ओके। अब देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा की,
इनकी सीटों की संख्या की, तो लोकसभा में अधिकतम सीट है 552 और वर्तमान में सीट कितनी है भैया? 545। ठीक है, अभी इसमें भी हम चेंज करेंगे। 545 का मतलब 543 प्लस 2, और अभी इन दो के लिए मुद्दा उठा हुआ है, एंग्लो इंडियन वाला जो है। ठीक है, तो अधिकतम सीट है 552 जो लोकसभा में होंगी, लेकिन वर्तमान में जो हमारे अब तक चल रहा था, ठीक है, इस लोकसभा तक 543 प्लस 2 को हम फॉलो करते आ रहे थे, जबकि वो कहता था 550 प्लस 2। 550 प्लस 2 के लिए कहा गया, लेकिन हम 543 प्लस 2 करते आ रहे हैं हम यूज। ठीक है, दूसरा भाई, इसके बाद नोट कर लेना इसको, अधिकतम सीटों की संख्या ये है, लेकिन वर्तमान में इतनी उपलब्ध है। और इस 2 पर भी अब, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म करने की बात चल रही है संसद में। एक और राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है भैया जी? 238 प्लस 12 यानी 250, 250 है। लेकिन वर्तमान में कितना चल रही है? वर्तमान में चल रही है 233 प्लस 12, 5 यहां भी कम है, 245। यहाँ 245 है, वहाँ 545 है वर्तमान में। ठीक है, ये 245 वर्तमान में सीट आएगी और यहाँ अधिकतम सीट है 250 राज्यसभा में। तो दोनों में अधिकतम और वर्तमान में 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, दूसरा, अब हमने जो +12 इधर और उधर +2 कर रखा है, तो वो क्या है? वो अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ये हैं 238 हैं, जो पहले लिखा हुआ है वो है इलेक्टेड, इधर ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, राज्यसभा में हमने लिखा 233 प्लस 12। ठीक है, ये जो 233 वर्तमान का लिख दिया मैंने, अधिकतम को नहीं लिखते। 233 क्या है? निर्वाचित हैं। और 12 क्या है? मनोनीत हैं। ठीक है, निर्वाचित का मतलब है इलेक्टेड और मनोनीत का मतलब है नॉमिनेटेड। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किया जाता है जिनको, और ये इलेक्टेड है जो मतलब MLA चुनते हैं जिनको राज्यसभा में। ऐसा ही यहां पर है, यहां पर क्या है? 543 प्लस 2। ठीक है, अब भाई देखिए, जब हम बात करते हैं इन दो की, ये दो हैं एंग्लो इंडियन, जिस पर अब तलवार लटकी हुई है। ये अलग मुद्दा है कि एंग्लो इंडियन पर तलवार कैसे लटक रही है, जब हम समझ आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक के ही क्लियर कर रहे हैं। ये है एंग्लो इंडियन। ठीक है, लेकिन ये जो 12 हैं, इनको हम कहते हैं विशिष्ट हस्तियां। ये भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और वो भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान की स्थिति तक राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है वर्तमान में। आगे अभी जो चेंज होने वाला है, तो 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में। तो यहाँ पर 3 तरह से सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। लेकिन अगर ये 2 बदल गए तो समझते हैं सारा सवाल बदलने वाला है। ये एंग्लो इंडियन और विशिष्ट हस्ती की बात करते हैं। जब हम विशिष्ट हस्ती की बात करते हैं तो ये विशिष्ट हस्तियां क्या हैं या एंग्लो इंडियन क्या है? देखिए भाई, जब हमारे संविधान निर्माताओं को ये मालूम था कि भाई अंग्रेजों ने हमको स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो भारत के में ही रह गए थे, जिनकी कई पीढ़ियां भारत में निवास कर रही थी, तो वो भारत में ही रह गए। तो संविधान निर्माताओं को मालूम था कि आगे इनके अधिकारों का हनन ना हो जाए, इनको भी जो सुविधाएं चाहिए वो भी भारत में रह रहे हैं, तो भारत का नागरिक मानकर इनको भी वही सारी सुविधाएं मिले, तो इनकी भी सुनने वाला हो। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि इनकी तरफ से भी 2 प्रतिनिधि जो हैं संसद में भेजे जाएंगे, इनमें से भी 2 प्रतिनिधि जो कि अपने समुदाय की आवाज उठा सके। इसलिए एंग्लो इंडियन तो वो हो गए।
दूसरा आता है यहाँ पर विशिष्ट हस्तियाँ। विशिष्ट हस्तियाँ का मतलब ये कि संविधान निर्माता इस चीज़ के बारे में भी बहुत जागरूक थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, जिन्हें राजनीति करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सम्मान देने के लिए, पहचान देने के लिए उनको भी संसद में बैठाया जाए, तो उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए। तो ऐसी 12 विशिष्ट हस्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। याद रखना कि जो राज्यसभा में 12 विशिष्ट हस्तियां मनोनीत होती हैं वो किस क्षेत्र से होती हैं। पहला क्षेत्र है साहित्य, दूसरा क्षेत्र है विज्ञान, तीसरा क्षेत्र है कला और चौथा क्षेत्र है समाज सेवा। हमारा जो संविधान है उसमें विशिष्ट हस्तियां जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाएंगे। विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है और साहित्य है। इन क्षेत्रों में जो विशेष योगदान देंगे उनको मनोनीत किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे भाई कहेंगे जी सचिन तेंदुलकर भी तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो भैया जी, जो क्रिकेट है वो भी एक कला मानी गई है, खेल को भी एक कला माना जाएगा। ठीक है, अब कला का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पेंटिंग बना रहा है। कला का मतलब मूर्ति बनाने वाला भी आ जाएगा भैया, क्रिकेट खेलने वाला भी आ जाएगा, बहुत सारी लोक कलाएं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, समाज सेवा अनलिमिटेड एरिया है। कोई उद्योगपति बनकर भी समाज की सेवा कर रहा है, किसी ने कंपनी लगा रखी है समाज की सेवा कर रहा है। कोई जैसे आनंदवन बाबा आमटे जी थे, आनंदवन के संस्थापक, ऐसे भी समाज सेवक रहे हैं, तो उनको भी ऐसे में सम्मान दिया जाना चाहिए। तो समाज सेवा का भी कोई बाउंड्री थोड़ी है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर लेती हैं। तो समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों में जो विशिष्ट हस्तियाँ होंगी उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को। यहाँ तक क्लियर है भैया? ठीक है, अब देखिए जैसा हमने आपको बताया कि जो लोकसभा में वही विधानसभा में, जो राज्यसभा में वही विधान परिषद में है, बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत अलग है, उसके बारे में हम उसके अलग से विधानसभा विधान परिषद के बारे में जब बताएंगे तो उसमें आ जाएगा भाई। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। हमने बताया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। यानी कि क्या ऐसी भी कोई लोकसभा रही जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हुआ हो। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, संसद की बात करते हैं। संसद यानी व्यवस्थापिका यानी विधायिका। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए संसद के सदस्यों को इकट्ठा होना पड़ता है। संसद के सदस्यों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। वो हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में अलग अलग पढ़ते हुए, राष्ट्रपति के बारे में जब अलग पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन संसद के, याद रखना, 1 वर्ष में 3 अधिवेशन या 3 सत्र होते हैं वर्तमान में। संसद के 1 वर्ष में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। लेकिन ये सवाल कंफ्यूज भी करता है। याद रखना, ये कहते हैं कि संसद के 1 वर्ष में 2 सत्र होना आवश्यक है। दोनों में एक अंतर है। अगर पूछा जाए कि संसद के 1 वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होंगे, तो 2 अधिवेशन। सेशन, सत्र मतलब सेशन या अधिवेशन। ठीक है, संसद के 1 वर्ष में कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। अधिकतम कितने होंगे? कोई सीमा नहीं, अधिकतम के लिए नहीं कह रखा। लेकिन संसद के वर्तमान में कितने अधिवेशन है? 3 अधिवेशन होते हैं। वर्तमान में जो चल रही है स्थिति 3 है, कम से कम 2 करना जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं। अब ये जो 2 सेशन है इसका मतलब क्यों है? ये 2 क्यों है? क्योंकि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। ये भी कम से कम नहीं है, मैक्सिमम है। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता पहले सेशन और दूसरे सेशन में। यानी कि अगर एक सेशन चला, मान लिया वो चलता है 1 अगस्त को, अभी नहीं चल रहा वैसे, ठीक है, 1 अगस्त से चलता है मान लिया, और वो होता है मान लिया 31 अगस्त को ख़त्म।
मान लिया, अभी मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, 1 अगस्त से 31 अगस्त को खत्म हुआ है। अब ये जो बीच का टाइम है इसको काउंट मत करिए, लास्ट डेट को देखिए। इसके 6 महीने के अंदर 31 अगस्त जिस दिन लास्ट बैठक हुई है उसके 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक शुरू होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो 2 अधिवेशनों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है। कम से कम ऐसा है कि 31 अगस्त को हुआ है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि फरवरी तक बुलाना पड़ेगा, मार्च में नहीं पहुंचा सकते आप उसको। ठीक है, अगले वर्ष की फरवरी से पहले पहले बुला सकते हो आप चाहे तो 15 फरवरी को बुला लीजिए, चाहे तो 31 जनवरी को बुला लीजिए, चाहे तो आप 20 दिसंबर को बुला लीजिए, लेकिन फरवरी से लेट नहीं कर सकते। दूसरी बात भाई, दूसरी बात यह है कि 31 अगस्त को समाप्त हुआ, कुछ भी बात है, ठीक है, 1 अगस्त से 31 अगस्त चला था, ठीक है भैया, 17 सितंबर से दूसरा अधिवेशन बुला रहे हैं, कम से कम कोई वो नहीं है। तो 2 अधिवेशनों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर होगा, कम से कम कितना भी हो सकता है। दूसरी बात, जब 6 महीने का अंतर देना ही देना है, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं दे सकते, तो 1 वर्ष में कम से कम 2 तो अधिवेशन होंगे ही होंगे, पक्का भाई, 2 तो करवाने पड़ेंगे पक्का। तो 2 से ज्यादा कितने भी करा सकते हो, तो वर्तमान में हम कितने कराते, 3 अधिवेशन कराते हैं। और 3 अधिवेशन कौन कौन से हैं, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आजकल BMW ऑडी का जमाना है, ठीक है। BMW गाड़ी तो सुनी रखी है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज वगैरह आप सभी जानते हैं। तो BMW याद रख लीजिए, बजट उसके संसद के सत्र के लिए BMW का मतलब है बजट, M का मतलब है मानसून, और W का मतलब है विंटर, विंटर यानी शीतकालीन। ठीक है भाई, तो आप 3 अधिवेशन कौन कौन से, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, विंटर यानी शीतकालीन होता है। ये भी सवाल कई बार आया हुआ भाई, ऐसा पूछा जाता है कि भैया इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है वर्तमान में इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। तो कौन सा नहीं है, ग्रीष्मकाल नहीं है, ध्यान से देखना, गर्मी नहीं है, क्योंकि गर्मी में तो बारिश, गर्मी के तुरंत बाद तो बारिश आ जाती है, तो बारिश के मौसम में कौन सा होता है, मानसून होता है। फरवरी के आसपास बजट होता है, और फिर ये सितंबर अक्टूबर के आसपास या नवंबर में जब भी होगा विंटर सेशन हो जाता है भाई। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, तो हमारे संसद के कितने सत्र है भैया, 3 है, बजट सत्र, मानसून और विंटर सेशन। यहां तक क्लियर है। चलिए, इसके बाद फिर इनकी जब बैठक वगैरह होती है, क्या प्रोसेस चलता है संसद का, कितने तरह के सवाल वगैरह होते हैं, ये सब भी आगे की वीडियो में आता रहेगा भाई। आज हमने पहले ही बताया था कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, मेरी ये जो दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं, इनको देखने के बाद आपको आगे बहुत अच्छा तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से देखिए कि MP, MLA, MLC क्या होते हैं, मैंने क्लियर बता दिया है वीडियो में। हाँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको 2 बार भी देख सकते हैं आप, समझने की कोशिश कीजिए, पक्का समझ में आएगा भाई। ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं भैया, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।